नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपना सैंपल पेपर जो है हमारा 2024 का, यानी कि इसी साल का हमारा ये सैंपल पेपर है। और हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे 23 का। और देखिए इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के हमारे प्रश्न जो है आ रहे हैं। इससे पहले हमने 2022 का सैंपल पेपर यानी कि 2022 का जो एग्जाम का पेपर था वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां तक जो हमारे एक तरह से पेपर थे वो आपके 100 मार्क्स के हुआ करते थे। और यहाँ पर जो आपका जो ये पेपर है ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है जो आपके नंबर डिवाइड किए जाएंगे वो इसी आधार पर किए जाएंगे, यानी कि जो आपका पहले 10 नंबर का था वो 8 का हो जाएगा, जो 15 का था वो 10 का हो जाएगा। और इस तरह से आपके यहाँ पर नंबर चेंज किए जाएंगे। बाकी जो है अब आप देखेंगे यहाँ पर सेम चीजें। देखिए ये जो चीजें है ना, ये पिछले साल यानी कि 2023 का ही ये सैंपल पेपर है। तो इसमें आप जैसे सबसे पहले देखिए, समय आपका वही है, 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया गया है। निर्देश, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और ब हैं, दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। और उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखें। ये सारी चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो प्रश्न है उनके जो अंक है यानी कि उनके मार्क्स जो है उनके सामने दिए गए हैं। सेम चीजें हैं, बिल्कुल पैटर्न जो है एग्जाम का वो सेम ही होगा, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपका खंड अ है, यानी कि जो आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो कि आपका एक पठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश है। तो जो कि आपका एक अपठित गद्यांश है, तो इसमें आपके लिए आया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपने देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गद्यांश को यहाँ पर पढ़ते हैं। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पेपर किस तरह का आएगा वो मैं आपको नीचे क्लियर कर चुकी हूँ। तो देखिए, शांति, सद्भावना, सदस्यता एवं परिहित परहित निरंतरता आदर्श समाज के प्रमुख गुण है। देखिए, एक आदर्श समाज में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श समाज में शांति, सद्भावना, सदास्यता एवं परहित, परहित यानी कि दूसरों का हित, निरंतरता, कंटिन्यूटी आदर्श समाज के प्रमुख गुण है। भारतीय मनीषियों एवं महापुरुषों ने इस मानव सुलभ विशेषताओं पर सदैव विचार व्यक्त किया है। जो भारत के महापुरुष हैं, भारत के मुनि, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमेशा इस मानव सुलभ विशेषताओं, जो शांति है, सद्भावना है, सदास्यता है, परहित है, निरंतरता है, इस पर उन्होंने क्या किया है, सदैव विचार किया है, विचार व्यक्त किया है। समाज सही अर्थों में समाज बना रहे, जो हमारा समाज है वो सही अर्थों में समाज बना रहे, इसके लिए उसके प्रत्येक घटक, एक समाज जो है वो सही अर्थों में समाज बना रहे, इसके लिए उसके प्रत्येक घटक, प्रत्येक व्यक्ति को हितभाषी, मितभाषी और रितभाषी बने रहने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। कि जो समाज जो है हमेशा सही अर्थों में समाज बना रहे, सही में समाज बना रहे, इसके लिए उसके प्रत्येक घटक को अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को हितभाषी, मितभाषी, रितभाषी बने रहने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। कि वो हमेशा हितभाषी रहे, यानी कि दूसरों के हित के बारे में सोचे, और मितभाषी यानी कि अच्छा बोलने वाला रहे, रितभाषी यानी कि अच्छे रिलेशन, अच्छी चीजें, अच्छा रिश्ता लोगों के साथ उनका रहे। तो इस चीज के लिए निर्दिष्ट किया गया है। विश्व का प्रत्येक धर्म ग्रंथ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस ओर संकेत करता है। अब देखिए, जितने भी पूरे विश्व में धर्म है, विश्व के सारे धर्म ग्रंथ इस चीज को
एक तरह से फोर्स करते हैं, इस चीज के लिए फोर्स करते हैं, चाहे फिर वो प्रत्यक्ष रूप में हो, क्योंकि सब कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा बने, हमारा समाज अच्छा बने। तो इसके लिए वो एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दोनों रूपों में दोनों दोनों रूपों से इस ओर संकेत करते हैं। सही बोलने, कम बोलने और भली बात करने से प्रत्येक व्यक्ति को उसका आदर्श रूप प्राप्त हो जाता है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं और बिल्कुल भी जो राइट चीजें हैं, सही चीजें हैं, वो नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात कि भली भली बात, यानी कि एक तरह से जो कॉमन चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो आप नहीं करते, तो उससे क्या होगा कि आपको सभी जगह से क्या होगा, लोग नकारेंगे। कोई भी आपकी संगत नहीं करना चाहेगा, कोई भी आपके साथ में रहना नहीं चाहेगा, कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा। लेकिन यदि आप सही बोलने, कम बोलने, ठीक है, सही बोलेंगे और कम बोलेंगे और भली बात करेंगे, यानी कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि जो भी इस तरह का बिहेवियर करता है, उसको अपना आदर्श रूप प्राप्त हो जाता है, यानी कि उससे क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है एक आदर्श व्यक्ति है। ऐसा होने पर किसी भी देश में कलह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि ऐसा होता है कि सभी मनुष्य जो है आदर्श मनुष्य बन जाते हैं, अपने कर्तव्यों का, अपने एक तरह से जो भी उनके कर्तव्य हैं उनका पालन करते हैं, अपने दायित्वों का पालन करते हैं, समाज के प्रति अपने जो उनके जो एक तरह से समाज के लिए उनकी जितने भी काम है उसको वो करते हैं, तो किसी भी देश में कलह के लिए फिर कोई स्थान नहीं रह जाएगा। यानी कि जो देश के लोग हैं वो आपस में नहीं लड़ेंगे, देश में शांति सद्भावना का एक तरह से रहेगी। परंतु हाल के कुछ वर्षों में हमारे देश में भय, संदेह, भ्रम एवं आतंक के भावों को जन्म देने वाले तत्वों ने अपना निलय बना लिया हुआ है। यानी कि जो हमारे कुछ ही वर्ष जो हैं, तो अब आप देखेंगे कि हमारे देश में भय, संदेह, यानी कि आज के टाइम पर आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, आप चाहकर भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसा हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता, तो हमें इस पर भरोसा कर लेना चाहिए, तब भी आप चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको धोखा दे जाता है। भ्रम, यानी कि सबके ऊपर आपको डाउट होता रहता है कि ये अगर मेरी तारीफ कर रहा है या मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, या अगर ये मेरे इतने क्लोज है, तो ये सही इंसान है भी या नहीं, ये संदेह बना रहता है, ये भ्रम बना रहता है। और आतंक के भावों को, कि हर जगह जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की परिस्थिति कभी भी उत्पन्न हो जाती है, तो उससे क्या होता है, मन में आतंक, मन में डर जो है वो बना हुआ रहता है। समस्त नैतिकता को दरकिनार कर इन सब ने राजनीति, धर्म, सभा गोष्ठियों में अपना अस्तित्व कायम कर रखा है। तो ये क्या कहते हैं कि समस्त नैतिकता को दरकिनार करके, यानी कि सारी नैतिकता को दरकिनार करके इन सब ने राजनीति, धर्म, सभा गोष्ठियों आदि पर अपना अस्तित्व कायम कर रखा है, वहीं पर ये सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर कहा है, हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सदैव अपनी ग्रीवा को उन्नत रखते हुए दो दो हाथ करते रहना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने देश को सदैव सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि यदि हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी ग्रीवा को उन्नत करते हुए दो दो हाथ करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ये किस तरह का टॉपिक है कि किस तरह की चीजें आज के समाज में हो रही हैं, क्या कुछ हमारे समाज में हो रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए आपका 2 नंबर का ये प्रश्न है, और इसमें आपका दिया गया है कि आदर्श समाज के प्रमुख गुण क्या है। आदर्श समाज के प्रमुख गुण क्या है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो एक आदर्श समाज होता है, ठीक है, क्या कहेंगे आप इसके लिए कि यहाँ पर कहा है कि आदर्श समाज के क्या गुण होते हैं, तो आप कहेंगे कि जो आदर्श समाज है
आदर्श समाज के मुख्य गुण है कि वहां का प्रत्येक व्यक्ति हितभाषी हो, मितभाषी हो, रितभाषी हो। ये सारी चीजें क्या करती है, एक आदर्श समाज का निर्माण करती है। और देखिए प्रत्येक धर्म और प्रत्येक एक तरह से जो भी धर्म होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरह से रूप में इन सब चीजों के लिए क्या होता है, एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इन सभी चीजों की ओर संकेत करता है कि हाँ यही सही है। ठीक है, भले ही किसी भी तरह से कहें लेकिन वो कहते हैं कि यही सही है। और देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, विश्व का प्रत्येक धर्म ग्रंथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या संकेत करता है। तो देखिए विश्व का प्रत्येक धर्म ग्रंथ प्रत्येक या परोक्ष रूप से इस ओर संकेत करता रहता है। किस ओर संकेत करता रहता है कि जो हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, कि हमारे भारत के महापुरुषों ने सदैव ये विचार किया है कि समाज अर्थों में सही अर्थों में समाज बना रहे, यानी कि आपका जो समाज है वो सही अर्थों में बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहे। इसके लिए उसके प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो घटक हैं, ठीक है, प्रत्येक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष घटक हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है उनको मितभाषी, हितभाषी और रितभाषी बने रहने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। तो इस तरह से दो प्रश्न हमने यहाँ पर किए। अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न, हमारे देश को अशांत करने के लिए किन किन तत्वों को ने क्या क्या करना चाहा। हमारे देश को अशांत करने के लिए किन किन तत्वों ने क्या क्या करना चाहा। तो देखिए हमारे देश को अशांत करने के लिए, जब हमारे देश में एक टाइम पे बहुत सारे एक तरह से ब्रिटिश शासन का अधीन था और एक तरह से सारे रूल जो है उन्हीं के चलते थे। तो क्या पर कहा है कि क्या कुछ किया जाता था सुरक्षित रखने के लिए उस टाइम पे। तो देखिए हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश के अस्तित्व को कायम रखने के लिए, देश की सभा गोष्ठियों में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सदैव अपने ग्रीवा को उन्नत रखना होगा। हमें सदैव अपनी ग्रीवा को उन्नत रखते हुए सबके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम ज्यादा दुख नहीं झेलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए ये कॉमन सा प्रश्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा से ही आपके जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके आता है, और इसको आप जरूर करें। और देख सकते हैं ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है, यानी कि यदि आपके कभी जो पाठ के शीर्षक को नहीं बताते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ पर कट जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर क्या कहा है, उपयुक्त निम्नलिखित में से किसी एक पर, ठीक है, किसी एक विषय पर आपने 200 शब्दों से में से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, उत्तराखंड के लोक पर्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये निबंध है। उत्तराखंड में आप रहते हैं, उत्तराखंड के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ की सभ्यता के बारे में जानते हैं, संस्कृति के बारे में जानते हैं, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं, ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड के लोक पर्व के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड के लोक पर्व क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर उत्तराखंड के लोक पर्वों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोक पर्व उत्तराखंड में है। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे सबसे पहले कि जो उत्तराखंड के विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय हैं जो इस तरह की चीजें वहां पर कराती हैं। और ज्यादातर जो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोई भी ऐसी चीज हेडिंग में आप ना छोड़े, हेडिंग जरूर यहाँ पर लिखें। और अगला प्रश्न है, नशाखोरी एक सामाजिक कलंक। देखिए क्लास 12th का भी है और इसमें निबंध लिखना होता है, और ये है आपका क्लास 12th का। तो यहाँ पर क्या बताया कि उत्तराखंड के लोक पर्व, ठीक है, उत्तराखंड के लोक पर्वों के बारे में आपने बताना है कि उत्तराखंड के लोक पर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये 200 शब्दों में है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना,
सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होती है, उसके बाद आपने सब हेडिंग्स लिखनी होती है जो इसके अंदर आएंगी, सब हेडिंग्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, कंक्लूजन यानी कि उपसंहार करना होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, केवल जैसे 200 शब्दों में कहा है तो आपने इतना ही लिखना है, लेकिन 8 नंबर का है जो आप लिख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी से आप बिल्कुल अपनी रीडिंग जो पढ़ाई है वो रेडी रखिए। अगला है टॉपिक, नशाखोरी एक सामाजिक व्यवस्था। तो नशाखोरी किस तरह से सामाजिक व्यवस्था बन चुकी है, और अब जो नशीले लोग होते हैं उनको एक तरह से वहां जो आपका इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं उनको वहां पर डाला जाता है, और फिर उनकी उस तरह से वहां पर काउंसलिंग की जाती है। और इस तरह से नशा जो मुक्ति केंद्र आपने देखे होंगे पूरे पूरे एरिया में कई सारे नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं। प्रदूषण की समस्या, अब देखिए ये इसके अंदर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक डाल दिया है, प्रदूषण की समस्या। अब देखिए प्रदूषण की समस्या के लिए यहाँ पर क्या बताया है, प्रदूषण की समस्या के लिए यहाँ पर बताया है, सबसे पहले तो आप प्रदूषण की परिभाषा बताएंगे, ठीक है, कि प्रदूषण होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आप प्रदूषण के प्रकार बताएंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता है जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद आप प्रदूषण की समस्या पर बहुत ही अच्छा निबंध, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह के प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और यहाँ पर जो मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की, तो उनको आप लिखेंगे। और जैसे मैंने बताया सबसे पहले प्रस्तावना कि प्रदूषण होता क्या है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इतने ज्यादा प्रदूषण को बढ़ने से, ठीक है, किस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं जब प्रदूषण हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, किस तरह से टेम्परेचर वृद्धि हो रही है, किस तरह से जो है बाकी चीजें हो रही हैं। तो सारा इस जो प्रदूषण की समस्या चैप्टर है उसमें सारा का सारा लिख दें। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये निबंध लिखने के लिए, और काफी अच्छा आप इस पर लिख सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता पर आपने निबंध लिखना है। पहले राष्ट्रीय एकता होती क्या है वो आपने बताना है, उसके बाद आपने एक तरह से राष्ट्रीय एकता के बारे में धीरे धीरे जो आपने सब हेडिंग लिखनी है उनके बारे में लिखेंगे। और कई आपने देखा होगा पाठ्य पुस्तिका अगर आप खोलकर देखेंगे तो उसमें कई आपको इस तरह के आपके टॉपिक आ जाएंगे जिनमें से आप काफी अच्छा जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है होमवर्क आपके होमवर्क के लिए है, इसको जरा आप अपने घर पर होमवर्क में करें। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पहला है, कोरोना एक वैश्विक महामारी अथवा अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव विषय पर लगभग 150 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन, ये है आपका प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 में आपका आया रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन लेखन। तो लास्ट सेशन में ही मैंने आपको बताया था, दो आपको टॉपिक यहाँ पर दिए थे, और जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर देखें। तो देखिए 150 शब्दों में आपने केवल लिखना है, और रिपोर्टर्स प्रतिवेदन तैयार करना है। सूचना का अधिकार 2005 तथा मोबाइल एक मुसीबत। अगला क्या है टॉपिक, सूचना का अधिकार 2005 अथवा मोबाइल और एक मुसीबत अनेक विषय पर लगभग 150 यानी कि 150 शब्दों में आलेख लिखिए। तो यहाँ पर क्या कहना है, पहले तो जैसे आपका आया था कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में, और दूसरा है आपका सूचना के अधिकार, जो यहाँ पर हमने बताया था कि सूचना का अधिकार 2005 अथवा मोबाइल एक मुसीबत अनेक विषय पर निबंध, विषय पर आलेख।
ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, एक आपका आलेख है और एक आपका रिपोर्ट है। ठीक है, एक आपका क्या है, आलेख है और एक आपका रिपोर्ट है। दोनों चीजें यहाँ पर आपकी अलग अलग हैं। तो अब देखिए, जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले, यानी कि जो आपका फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट चैप्टर सैंपल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने व्याकरण की पूरी एक अलग से पीपीटी बनाकर आपको रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन के बारे में भी क्लियर कर दिया है, आलेख के बारे में भी क्लियर कर दिया है कि आलेख होता क्या है। अब देखिए हमारा प्रश्न 4, यानी कि प्रश्न 4 अब हमारा शुरू हो जाता है और ये है हमारा एक काव्यांश। ये है हमारा एक काव्यांश। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप घर पर जाइए, पढ़िए, पाठ को पढ़िए, केवल रीडिंग करने के पर्पज से, ठीक है, याद करने के पर्पज से नहीं, यानी कि रीडिंग करने के पर्पज से पढ़िए और तभी आपको क्या होगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, अब मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक बार जरूर सारी कविताएं पढ़ें, कोई भी डाउट हो तो वो जरूर क्लियर करें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि कवि और कविता का नाम भी आपने याद करना है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर एक तरह से पंक्तियां उन्होंने यहाँ पर लिखी है अपनी ही कविता की। और ये जो कविता है आपकी वो है हरिवंश राय बच्चन जी की, और ये कविता आपका फर्स्ट चैप्टर है और जिसमें आपने जो है इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रश्न है अगले, उनको जरा देख लीजिए। कवि के हृदय में इस जग का के लिए कैसी उपहास है, कवि के हृदय में इस जग के लिए, जग यानी कि इस संसार के लिए कैसी उपहास है, कैसा एक तरह से कैसा उपहास है। तो कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रश्न जो पूछे गए हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा टफ है, और देखिए तीनों प्रश्न जो है 5 नंबर के हैं और इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। और जो मैंने आपको बताए थे कि यही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, यही आपके एग्जाम में आएंगे और यही आपने पढ़ने हैं, वो चीजें मैं यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए आपके सैंपल में ना किसान को न भिखारी को, न किसान को न बली को, भिखारी को न भीख, बनी बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच, जीविका विहीन लोग सिद्धमाच सिन सोच रोड, कहे एक एकन सो, कहे एक एकन सो, बेदहु पुराण कही लोकौ बिलोकत, बेदहु पुराण कही रोकौ बिलोकत, साकरे सजे पे राम रावरे कृपा करी, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु। तो देखिए यहाँ पर क्या क्लियर किया है, यहाँ पर जो क्लियर किया है वो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर देखिए कहा गया न खेती किसान को न खेती न भिखारी को भीख। तो जिस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारा देश जो है आजाद हुआ था, और उस टाइम पे जब हमारे देश के लोगों को जो है अलग अलग कर दिया था, तो उस टाइम पे लोग घर से बाहर बहुत ज्यादा कम निकलते थे। तो यहाँ पर कहा है कि खेती न तो किसान को न भिखारी को भीख मिली, बल्कि बनिज न चाकर को
चाकर को चाकरी, यानी कि बनिक को ना बनिज, यानी कि बनिक जो है व्यवसायी जो है बिजनेसमैन जो है उसके लिए कहा है बनिक को जो बनिज, न चिपकर को चाकरी, ना कोई ऐसी चाकरी होनी चाहिए इसमें, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। तो वो कहते हैं कि कहे एक एकन सो, एक एक से कहकर क्या करे, कहा जाए और क्या करे, सावरे सवे पर राम रखा, रावरे कृपा करे, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे। अगला है दारिद दसानन दबाई दीन तुनि दीन बंधु। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पर, दारिद दसानन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु। जो दारिद्र दसानन था, उस दारिद्र दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, और दुरति दहन देखी तुलसी हाहा करी। यानी कि उस व्यक्ति ने, एक टाइम ऐसा आया कि वहां पर जो राम चंद्र जी की जो पुत्री जो पत्नी थी वो वहां पर थी, और उन्होंने जब वो वन में शिकार खेलने गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से ये सारी चीजें आप एक तरह से अपने पास रखिए, लेकिन जब वो पांडवों को वहां पर लेकर आई तो बिल्कुल भी एक तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जीविका विहीन लोगों को कैसी दशा हो रही है, वे परस्पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहा है, जीविका विहीन लोगों को कैसी लोगों की कैसी दशा हो रही है, वे परस्पर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए जो वेद पुराण है, ठीक है, जो वेद पुराण है, वेद पुराणों में क्या कहा जाता है, वेद ही जीवन की, देखिए यहाँ पर क्या बताया, वेद पुराण क्या क्या कहते हैं, वेद पुराण क्या क्या कहते हैं। तो पापा तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि जीविका विहीन लोगों को की कैसी दशा हो रही है और वो परस्पर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। तो जीविका विहीन लोगों की दशा जो है बिल्कुल खराब हो रही है, और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिज को ना बनिक को ना बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान बस एक एकन सो कहे, कहाँ जाए क्या करी। जो जीविका विहीन लोग हैं वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। तो इस तरह से अगला है, वेद पुराणों में क्या कहा है, वेद पुराणों में क्या कहा है। तो क्या कहा है, न खेती किसान को, न भिखारी को न भीख, बनिज को बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान बस कहे एक एकन सो। तो यहाँ पर वेद पुराणों में जो कहा गया है कि किस तरह से आपने यहाँ पर क्या करना है, पुराण कही का को कहूं बिलोकत, सब पर राम राख रे कृपा करे। क्या कहते हैं वो, कि कुछ भी हो आप अपने कर्म साफ बनाए रखिए, अपना चरित्र अच्छा बनाए रखिए, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप जो है यहाँ पर जीविका विहीन लोग सदा हो रही है, कैसे कैसी दशा हो रही है। तो देखिए जो जीविका विहीन लोग होते हैं उनको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता, बहुत सारी चीजें उन्हें क्लियर नहीं होती, तो इस कारण वो क्या करते हैं, वेद पुराणों में, तो वेद पुराणों में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जीविका विहीन लोग सिद्धवान बस एक एकन सो कहे, कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत। वेद पुराण क्या कहते हैं, लोकहु बिलोकत, यानी कि आपको लोगों को देखना है, साकरे सबे पर राम रावरे कृपा करी, साके सबे पर राम रावरे कृपा करी, दुरति दहन देखी तुलसी की हाहा करी, दुरति दहन देखी तुलसी की हाहा करी। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि वेद पुराणों में क्या कहा गया है, वेद पुराणों में क्या कहा है, वेदौ पुराण कही, वेद पुराण क्या कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं लोकौ बिलोकत। हमने काफी टाइम पहले लोकौ बिलोकत देख लिया था
सांकरे सबे पर। अब जो यहाँ पर इसका एक तरह से सांकरे सबे पर राम रावरे कृपा करे, तो ये यहाँ पर कृपा करने की बात कह रहे हैं। अगला है पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम लिखिए। तो ये क्योंकि आपका एक काव्य खंड है तो काव्य खंड में आपको पाठ और लेखक का नाम तो पता ही होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया पाठ का नाम है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी, और चैप्टर है आपका जो है आत्म परिचय। तो देखिए अगला प्रश्न है किस पाठ से लिया गया है पद्यांश। ठीक है, ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लेखक का मन भी लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश पढ़कर उसका नाम। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, पद्यांश पाठ किस पाठ से लिया गया है वो आपने बताना है, और लेखक का नाम आपने लिखना है, और फिर उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। अब देखिए जो प्रस्तुत पद्यांश है, पद्यांश यानी कि खाद्य सामग्री जो होती है, तो प्रस्तुत पद्यांश पकड़कर उसका भाव सौंदर्य कीजिए। क्या क्या करना है उसका, सबसे पहले भाव सौंदर्य कीजिए कि कौन सी चीज कहाँ पे किस तरह की कैसी मिल रही है। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक जो होई चांद पे ललचाया है, बालक जो होई चांद पे ललचाया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक छोटे से बच्चे के बारे में कहा है कि आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक जो जो हई चांद पर ललचाया है, यानी कि दर्पण देकर उसे कह रही माँ, दर्पण देकर उसे कह रही माँ। तो यहाँ पर देखिए इसके सौंदर्य भाव का एक तरह से बताना है पढ़कर हमें। तो आंगन में ठुनक रहा चल रहा जिदियाया है, तो यहाँ पर जो कविता है उसमें बताया है कि किस तरह से जो नायिका है उनका जो एक छोटा सा बच्चा है आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, आंगन में घूम रहा है और थोड़ा सा जिदियाया है, क्योंकि जो बालक इस बात पे ललचाया है कि दर्पण देखकर उसे कह रही है कि माँ लेखक का मन भी नाप ले। क्या कह रही है कि माँ वे लेखक का मन भी नाप ले। तो इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें हमारी जो है प्रश्न 5 तक वो लगभग हमने क्लियर कर ली। आगे हम बढ़ते हैं, देख आईने में चांद उतर आया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, प्रस्तुत पद्यांश उसका भाव सौंदर्य लिखिए, केवल भाव सौंदर्य आपने लिखना है। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक जो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण देकर कह रही माँ उसे, क्या कह रही है कि देख आईने में चांद उतर आया है। जब बच्चे रोते हैं तो माताएं उनको अलग अलग तरह से चुप कराने का प्रयास करती हैं, अलग अलग तरह से उन्हें चुप कराती हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि अभी हमारा काव्य खंड खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे प्रश्न काव्य खंड से भी आएंगे। तो काव्य खंड में देखिए हमने यहाँ पर पहला कहा कि भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। विकल्प, विप्लव रस से छोटे ही है शोभा पाते, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। और विप्लव का अक्षय पात्र ऐसा, देखिए यहाँ पर विप्लव रस से छोटे ही है शोभा पाते, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। रस का अभिप्राय है छोटा मेरा खेत चौकोना से कवि का क्या आश्रय है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 3 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपके काव्य खंड से हैं। तो सबसे पहले आपको भाषा में सहूलियत बरतने के लिए, यानी कि भाषा को सही तरीके से समझने के लिए, उसका सही उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आवश्यक है, आपको सबसे पहले आवश्यक है कि आप कोशिश करें, आप मेहनत करें, कोशिश करें। कोई भी ऐसा समय जो है नहीं आपका होगा जहां पर आपको एक तरह से डांट, एक तरह से यहाँ पर जैसे बताया था कि विप्लव रस से छोटे ही है शोभा पाते, तो यानी कि जो छोटे लोग होते हैं उनके बारे में कहा है। तो किस तरह की चीजें हैं कि कवि का क्या आश्रय है। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र छोटा मेरा खेत चौकोना से कवि का क्या आश्रय, यानी कि क्या आप यहाँ पर कहना चाहते हैं, क्या आश्रय है आपका।
रस का अक्षय पात्र छोटा, खेत मेरा खेत चकोना से कवि का क्या आश्रय है। क्योंकि उनके जो कवि है उनके पास केवल एक ही जगह है रोने की, वहां पर एक साइड में जो है अक्षय पात्र रखा हुआ है रस का भरा हुआ, और दूसरे साइड में यहाँ पर बताया है कि अध्यापक छोटा मेरा खेत चकोना, रस का अध्यापक है और छोटा मेरा खेत चकोना, कवि ने क्या आश्रय किया है, क्या यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पैसा पावर है। अब ये चैप्टर शुरू हो गया है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो आपका पार्ट है ये आपका है आपके अभी तक आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिकाएं चल रही है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसा पावर है और उसके सबूत में, देखिए इस तरह का आप उद्देश्य भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग भी लिख सकते हैं, पैसा पावर है और उसके सबूत में आने से आसपास के लोग माल टाल न जमा हो तो वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक का हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बताया ये चैप्टर पूरा का पूरा आपकी पाठ्य पुस्तिका से है कि आपको पैसे की पावर यदि देखनी है, ठीक है, क्या कहा है, यदि आपको पैसे की पावर देखनी है तो उसके सबूत में, यानी कि पैसे की पावर के सबूत में आप आसपास में माल टाल न जमा कर सके हो, यानी कि जो बच्चों के लिए आवश्यक होती है नीड्स, वह शायद वो इकट्ठी नहीं कर पाए हैं और वह दोबारा चले गए, तो वह एक तरह से खाकर जमा खाक पावर है। तो वो कहते जब तक यहाँ पर कोई ऐसी चीजें ना जमा हो जाए मालटाल, तब तक क्या ये खाक पावर है। तो पैसों को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, तो उन्होंने कहा कि बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब को मकान कोठी तो अनदेखी भी कर सकते हैं। देखिए जो माल असबाब है मकान कोठी है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी अप्रिय घटना यदि हो जाती है तो भी यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग चीजें हैं, जैसे यहाँ पर बताया है कि किस तरह के, ठीक है, यहाँ पर बताया है कि जो लोग होते हैं, लेकिन एक तरह से यहाँ पर बताया कि परचेजिंग पावर के बारे में, ठीक है, परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही पावर का रस है। कई बार होता है ना, आपने बहुत सारी चीजें जो है कम पैसों में आपने ले ली, तो ये क्या है, उनका एक तरह से सुख है परचेजिंग पावर का। पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, लेकिन नहीं, संयमी लोग यह भी कहते हैं कि वह फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं और वो पैसा बहाते नहीं है, और वो बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसों को जोड़ते जाते हैं और वह पैसों की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की दरकार उन्हें नहीं है। बस खुद पैसा से जुड़ा होने पर उनके मन जो है उनका गर्व से भरा रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका गद्यांश है ये पठित है, ठीक है। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया चैप्टर बाजार दर्शन है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और देखिए इसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई है। और नेक्स्ट है हमारा पैसे के विषय में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर बताया है कि जो एक तरह से संयमी लोग होते हैं वो पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए ये सारी चीजें मैंने चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि किस तरह से जो संयमी लोग होते हैं वो पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप एक बार जो आपका गद्यखंड से रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको घर पर एक बार रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर गद्यखंड से जुड़े हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे।